मैं कनाडा में एक बहुत अमीर औरत के घर ड्राइविंग करता था। इस औरत की बेटी को कहीं भी जाना होता तो वो मेरे साथ ही जाती थी। मैंने आज तक इस औरत की बेटी का चेहरा नहीं देखा था, क्योंकि वो हर समय अपना चेहरा एक रुमाल से कवर किए रखती थी और आंखों पर भी काला चश्मा लगाया होता था। एक दिन मैं उसकी बेटी को बाजार लेकर गया तो वापसी पर वो मेरे साथ फ्रंट सीट पर बैठ गई। मुझे कुछ घबराहट सी होने लगी, क्योंकि ऐसा आज पहली बार हुआ था, वरना आज से पहले वो हमेशा पीछे वाली सीट पर ही बैठती थी। हैरत का झटका तो मुझे तब लगा जब उस लड़की ने चलती गाड़ी में मेरे हाथ पर अपना हाथ रख दिया। डर की वजह से मेरा पूरा शरीर कांपने लगा, क्योंकि पहली बार मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ था। उसकी इस हरकत से मुझे पसीने आने लगे। आज वो लड़की मुझे किसी और ही नज़र से देख रही थी। उसके देखने से मुझे खुद को शर्म महसूस हो रही थी। मैंने गाड़ी की स्पीड तेज़ कर दी और जल्दी से घर पहुंच गया। मैं अपने कमरे में बैठकर उस लड़की की आज की हरकत के बारे में सोच रहा था कि उस औरत ने मुझे अपने कमरे में बुला लिया और जो बात उसने मुझसे कही वो सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। वो मुझसे कहने लगी कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो, इसके बदले मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा दौलत दूंगी, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। मैं उसकी लड़की से शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं हिंदुस्तान में किसी और लड़की को पसंद करता था, लेकिन अपनी गरीबी और इस औरत की धमकी से डरकर मैंने उसकी बेटी से शादी करने के लिए हाँ कर दी। उसने मुझसे ये भी कहा, अगर तुम चाहो तो 2-3 महीने बाद मेरी बेटी को डिवोर्स दे देना। बस यही सोचकर मैंने शादी कर ली, मगर शादी की रात उस लड़की ने मेरी हालत ही ख़राब कर दी। मेरी तो आत्मा ही कांप गई जब उस लड़की ने मुझे कनाडा आए हुए 1 महीना होने वाला था, लेकिन अभी तक मुझे यहाँ कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी। मेरे यहाँ आने का किस्सा भी अजीब ही था। अगर मैं किसी को बताता तो वो मेरी बात पर यकीन नहीं करता। मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मुझे यहाँ आने का मौका मिलेगा। मैं अपने घर की गरीबी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान था, क्योंकि मेरे घर पर मेरी जवान बहनें बिन बियाही बैठी थीं और उनकी शादी की उम्र निकलती ही जा रही थी। उनकी शादी सिर्फ इस वजह से नहीं हो पा रही थी क्योंकि हमारे पास दहेज का इंतज़ाम नहीं था। एक दिन मैं सड़क पर परेशान बैठा था कि एक आदमी बड़ी सी गाड़ी में मेरे पास आया और कहने लगा, तुम मुझे परेशान लग रहे हो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैंने कहा, तुम जाओ यहाँ से, मैं इस समय बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरा दिमाग ख़राब मत करो। वो कहने लगा कि मैं तो तुम्हें नौकरी देने आया था, अगर तुम मेरी बात नहीं सुनना चाहते तो ठीक है, तुम्हारी मर्ज़ी, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। मैंने कुछ सोचकर उससे कहा कि ठीक है, रुक जाओ, मुझे पूरी बात बताओ। लेकिन मैं अंदर ही अंदर डर भी रहा था कि कहीं ये आदमी कोई फ्रॉड तो नहीं है। लेकिन वो आदमी कहने लगा, फ़िक्र मत करो, अगर अपने हालात बदलना चाहते हो तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें विदेश भिजवा दूंगा, तुम वहाँ मेहनत करके अपने हालात बदल सकते हो। मैं विदेश जाने के बारे में सुनकर फ़ौरन खड़ा हो गया। मैंने सोचा कि एक बार इस आदमी की पूरी बात सुन लेता हूँ, क्या पता उसे भगवान ने मेरी मदद के लिए ही भेजा हो। लेकिन वो आदमी मेरी मदद क्यों करना चाहता था, इसीलिए मैंने उससे पूछ ही लिया कि ना तो मैं तुम्हें जानता हूँ और ना तुम मुझे जानते हो, फिर तुम क्यों मेरी मदद करना चाहते हो। तो वो कहने लगा, मैं ऐसे ही रोज़ किसी गरीब की मदद कर दिया करता हूँ, भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है। लेकिन मुझे उस आदमी की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, मुझे उस पर कुछ शक हो रहा था, लेकिन मेरे पास कोई और चारा भी तो नहीं था। कुछ दिनों पहले ही अपनी बेवकूफ़ी की वजह से मैं एक नौकरी गंवा बैठा था। मैंने भगवान का नाम लिया और इस आदमी के साथ चला गया। वो मुझे अपने साथ लेकर एक बड़े से बंगले में आ गया, मुझे एक बड़े से कमरे में बिठाकर खुद चला गया। कुछ देर बाद वो जब वापस आया तो उसके हाथ में कुछ पैसे थे। वो पैसे देकर मुझसे कहने लगा, ये लो, तुम इससे अपना पासपोर्ट बनवा लो, कुछ दिनों बाद तुम्हें टिकट भी मिल जाएगी। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था कि किस्मत मुझ पर ऐसे मेहरबान भी हो सकती है। मैं उसी समय पैसे लेकर वहाँ से आ गया। अगले कुछ दिनों में मैंने पासपोर्ट बनवा लिया। पासपोर्ट बनवाने के बाद
मैं इस आदमी के घर गया तो उसने मेरे हाथ में टिकट थमा दी और साथ में एक मोबाइल नंबर भी दिया और कहने लगा, कल तुम्हारी फ़्लाइट है, वहाँ जाकर इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेना, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। मैं अपने घर वालों को बताकर कनाडा आ गया, लेकिन एयरपोर्ट से निकलने के बाद जब मैंने वो नंबर अपनी जेब में देखा तो मुझे नहीं मिला। मुझे एहसास हुआ कि मैंने वो नंबर खो दिया है। मेरे तो पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी कि अब मैं क्या करूँगा। मैं तो यहाँ किसी को जानता भी नहीं था। पता नहीं वो आदमी कौन था जिसने मुझ पर एहसान करके मुझे यहाँ भेज दिया था। मेरे पास उस आदमी का भी कोई नंबर नहीं था, लेकिन अब मैं यहाँ आकर फंस गया। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। पहले तो मैंने यहाँ मेहनत मजदूरी शुरू कर दी ताकि अपने पेट की भूख मिटा सकूं। मुझे यहाँ आए तीसरा महीना होने वाला था, लेकिन मैंने अभी तक अपने घर पर एक भी रुपया नहीं भेजा था। मेरे लिए तो यहाँ पर अपना पेट पालना ही मुश्किल हो रहा था। जैसे तैसे करके मैं 2 वक्त की रोटी कमा रहा था। शायद भगवान को मेरे ऊपर तरस आ गया, या मेरी किस्मत अच्छी थी कि एक अमीर आदमी मुझे अपने घर ले गया और माली की नौकरी दे दी। अब मुझे वहाँ से तनख्वाह भी अच्छी मिलने लगी थी। वहाँ माली की एक रिश्तेदार औरत थी। वो अक्सर उनके घर पर आती जाती रहती थी और वो जब भी आती तो मुझे घूर घूर कर देखती रहती। मैं उनकी ये बात नोटिस करता था। एक दिन मेरे मालिक ने मुझे इसी रिश्तेदार औरत के घर भेज दिया। कहने लगे कि आज से तुम वहीं पर काम करोगे और उनके घर पर ड्राइविंग करोगे। वो औरत मुझ पर बहुत मेहरबान थी। मेरी तनख्वाह भी बहुत अच्छी थी। इस औरत ने मुझे रहने के लिए कमरा भी बहुत अच्छा दिया था, लेकिन यहाँ की बाकी नौकर सर्वेंट क्वार्टर में रहते थे। सिर्फ मुझे ही अलग कमरा दिया गया था। इस औरत की एक जवान बेटी थी। जब भी वो कहीं जाती तो मुझे अपने साथ लेकर जाती, मगर मैंने आज तक उसकी शक्ल नहीं देखी थी। वो खुद को एक चादर से ढककर रखती थी। उसका चेहरा भी एक रुमाल से ढका हुआ होता। अभी कुछ दिन ही गुजरे थे कि मुझे इस औरत की बेटी की हरकतें अजीब सी लगने लगीं। जब भी वो मेरे साथ कहीं जाती तो गाड़ी में मेरे साथ आगे बैठ जाती और बहाने बहाने से मेरे करीब आने की कोशिश करती। मेरा हाथ पकड़ लेती, लेकिन मैं डर की वजह से चुप बैठा रहता, उससे कुछ नहीं कहता था। एक दिन इस औरत ने मुझे घर के अंदर बुलाया और मुझसे कहने लगी, तुम्हें अपनी बहनों की शादी के लिए कितने पैसे चाहिए? मैंने उनसे कहा कि मुझे तो लाखों रुपए चाहिए। मुझे उनके दहेज का सामान लाना है, क्योंकि मेरी 3 जवान बहनें हैं और मुझे तीनों की शादी करनी है। और आजकल का माहौल तो आप जानती हैं, लड़के वालों की तो डिमांड ही पूरी नहीं होती। वो कहने लगी, तुम जितने पैसे मुझसे मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगी, जिससे तुम अपनी बहनों की शादी बहुत धूमधाम से कर सकोगे। लेकिन मेरी एक शर्त है, और वो ये है कि तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी होगी। उनकी ये शर्त सुनकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था। बल्कि मुझे तो उनकी बेटी ठीक नहीं लगती थी, और मैं वैसे भी अपने देश में ही शादी करना चाहता था, क्योंकि मुझे वहाँ एक लड़की पसंद थी। फिर जब मैंने उस औरत से शादी के लिए मना कर दिया तो उस औरत ने मुझे धमकी दे डाली। वो कहने लगी कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। अब मेरे पास कोई और चारा नहीं था, इसीलिए मजबूरन मैं शादी के लिए तैयार हो गया। इस औरत ने मेरे सामने नोटों की गड्डियाँ रख दी और कहने लगी, असल बात यह है कि मेरी बेटी को तुम पसंद आ गए हो। वो तुम्हें बहुत सारी दौलत और शोहरत देगी। तुम जो मांगोगे वो तुम्हें देगी। तुम अपनी पूरी ज़िंदगी ऐश में गुजारोगे। तुम्हें कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, लेकिन शर्त यह है कि तुम शादी से पहले उसका चेहरा नहीं देख सकते। शादी के बाद ही तुम उसका चेहरा देखोगे। ये शर्त सुनकर मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, मगर इतने सारे पैसे देखकर मैंने भी सोच लिया था कि अब मैं ज़रूर उसकी बेटी से ही शादी करूँगा, क्योंकि इसके बदले वो मेरी ज़िंदगी बदल देगी और मेरी बहनों की भी शादी हो जाएगी। अब मेरे पास मना करने की कोई वजह ही नहीं थी। मुझे ढेर सारे पैसे और सारे ऐशो आराम मिल रहे थे, और इतने सारे पैसों के बदले अगर मुझे किसी बदसूरत या किसी अपाहिज लड़की से भी शादी करनी पड़ी तो मैं उससे भी शादी कर लेता। ये घाटे का सौदा नहीं होता। मैंने उस औरत से बहुत सारे पैसे लेकर अपने घर हिंदुस्तान भेज दिए ताकि मेरी बहनों की शादी जल्द से जल्द हो सके। इस सारे केस में
एक बात पर मुझे शक हो रहा था। इस औरत की बेटी की शक्ल मैंने आज तक नहीं देखी थी, और दूसरी बात ये कि वो मुझसे ही अपनी बेटी की शादी क्यों करना चाहती थी। कोई तो वजह ज़रूर थी जो वो मुझसे छुपा रही थी। यही बात सोच सोच कर मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया था। एक दिन वो औरत कहने लगी, 2 हफ्ते बाद तुम्हारी और मेरी बेटी की शादी है। वो शादी से पहले ही यहाँ आ जाएगी, लेकिन तुम उसका चेहरा शादी के बाद ही देखोगे। इस औरत ने मुझे बताया कि मेरी बेटी कुछ दिनों के लिए अपनी मासी के पास दूसरे देश चली गई है। जैसे ही वो वहाँ से वापस आएगी, उसी दिन तुम्हारी शादी उससे हो जाएगी। मैंने भी हाँ में सिर हिला दिया। मुझे लग रहा था कि यह औरत हमारी शादी बहुत ही सादगी से करवाएगी, लेकिन इस औरत ने तो इतनी धूमधाम से शादी की तैयारियां शुरू कर दी थी कि मैं हैरान रह गया। सारे फंक्शन इतने ज़बरदस्त थे कि मैं सोच भी नहीं सकता था। सारी तैयारियां हो चुकी थीं और फंक्शन भी हो रहे थे, लेकिन इसकी बेटी अभी तक नहीं आई थी। अब मुझे शक हो रहा था कि क्या ये बिल्कुल शादी के समय पर ही आएगी, और यही हुआ। बारात वाले दिन सुबह सुबह मैंने अपने कमरे की खिड़की से देखा, एक बड़ी सी गाड़ी से एक लड़की निकलकर अंदर घर में चली गई, और हमेशा की तरह उसने खुद को एक चादर में ढक रखा था और उसका चेहरा भी ढका हुआ था। वो इसी औरत की बेटी थी जो अब मेरी पत्नी बनने वाली थी, मगर उसने आज भी अपने चेहरे पर रुमाल ढका हुआ था। ये सब कुछ देखकर मैं हैरान हुआ था। फिर सोचा कि चलो जो भी है, अब शादी में कुछ ही समय बचा है और शादी के बाद ये राज भी खुल जाएगा। अब मुझे शादी का इंतज़ार था। मैंने अपने घर पर इस शादी के बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं बताया था। मैंने सोचा था कि पता नहीं ये शादी कितने दिन तक चलेगी। मैं अपने घर वालों को कुछ भी बताकर परेशान नहीं करना चाहता। हमारी शादी हो गई और शादी के बाद दुल्हन को मेरे कमरे में पहुंचा दिया गया। मैंने बहुत बेताबी से दुल्हन का चेहरा देखने के लिए उसका घूंघट उठाया। जैसे ही उसका चेहरा मैंने देखा, मेरे तो होश उड़ गए। उस औरत ने कहा था कि मैं तुम्हारी शादी अपनी बेटी से करवाऊंगी, मगर ये दुल्हन के रूप में जो लड़की मेरे सामने बैठी थी, वो कोई और लड़की नहीं थी, बल्कि वो तो मेरे मुंह से ही चीख निकलते निकलते रुक गई। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था, और फिर एकदम मेरे सामने मेरा अतीत आ गया था, जब मैं हिंदुस्तान में था। मेरा नाम आयुष है और मैं एमए करने के बाद नौकरी के लिए मारा मारा सड़कों की धूल छान रहा था। हर नौजवान की तरह मेरा भी हिंदुस्तान से बाहर रहने का सपना था। मोबाइल पर बाहर रहने वालों की ज़िंदगी की वीडियो देख देख कर मेरा भी सपना हो गया था कि काश मेरा भी किसी बाहर के देश में वीज़ा लग जाए और मैं भी वहीं रहने चला जाऊं। मैं सबसे बड़ा भाई था और मुझसे छोटे 5 बहन भाई और थे। कभी कभी तो मुझे अपने माता पिता पर भी बहुत गुस्सा आता था कि उन्हें इतने बच्चे पैदा करने से पहले अपने ऊपर और अपने घर के हालात को और हमारी गरीबी को देख लेना चाहिए था। क्या था अगर वो कम बच्चे पैदा कर लेते, कम से कम मेरी ज़िंदगी तो आसान होती। घर का बड़ा बेटा होने के नाते मेरे कमज़ोर कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां थीं। मैंने एमए के बाद ही नौकरी करनी शुरू कर दी थी। सुबह में मैं कॉलेज जाता और शाम में मैं जॉब करता था। ऐसे ही मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली और फिर नौकरी के लिए सड़कों की धूल छाननी शुरू कर दी। लेकिन आज के समय में नौकरी मिलना कोई आसान काम नहीं है। बड़ी मेहनत के बाद और बहुत मुश्किल से एक बड़े साहब के यहाँ ड्राइवर की जॉब मिल गई। सैलरी भी अच्छी खासी थी, इसीलिए मैं खामोशी से वहाँ काम करने लगा। सुबह 7 बजे से ही मैं अपनी नौकरी पर चला जाता था और साहब की बेटी को दफ्तर छोड़ने चला जाता। कभी दोपहर को 2 बजे तो कभी शाम को 5 बजे मैं मैडम को ऑफिस से घर वापस लाता। मुझे इसके अलावा और कुछ काम नहीं था। बाकी समय में मैं फ्री ही रहता, क्योंकि मेरा काम सिर्फ साहब की बेटी को ऑफिस छोड़ने जाना और लेने जाना था। साहब की बेटी ने हमेशा अपना चेहरा कवर किया होता था। मैंने अभी तक उसका चेहरा नहीं देखा था और ना ही मुझे देखने की कोई ख्वाहिश थी, क्योंकि मैं वहाँ पर सिर्फ अपना काम करने जाता था और मैं नहीं चाहता था कि मेरी किसी हरकत की वजह से मैं इस नौकरी से निकाला जाऊं, क्योंकि मेरे घर के हालात भी ऐसे नहीं थे कि मैं कुछ दिन भी घर बैठकर खा सकूं। मेरे दोस्त मुझे समझाते थे, अपने मालिक की बेटी को अपने प्यार के जाल में फंसा लो, क्योंकि वो एक करोड़पति बाप की बेटी है
और तुम भी कुछ कम स्मार्ट नहीं हो। अगर उसे एक बार तुम पसंद आ गए तो सारी ज़िंदगी तुम्हारी मौज में कटेगी। मैं उनकी इस बात के बारे में कभी कभी सोचता और मेरे दिल में ये ख्याल आता था कि मैं ऐसा ही करूं, क्योंकि ये अमीर होने का शॉर्टकट और बहुत ही आसान तरीका था। लेकिन मैं अपनी डर की वजह से मालिक की बेटी के सामने नज़र तक नहीं उठा सकता था। इस लड़की ने भी कभी मुझसे बात करने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता था कि वो शायद गूंगी है, क्योंकि इस 1 महीने के बीच में मैंने उसे बात करते हुए कभी भी नहीं सुना था। मेरे दोस्त मुझे कहते थे कि तुम खुद ही बात करने की कोशिश कर लिया करो, क्या पता वो जवाब दे दे। एक दिन मैंने बहुत हिम्मत से उससे बात करने की कोशिश की और पूछा, मैडम, मुझे कल की छुट्टी चाहिए। कल मैं आपको छोड़ने और लेने नहीं आ पाऊंगा, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। मैंने सोचा कि वो मुझसे कुछ तो कहेगी, पूछेगी कि क्यों छुट्टी करनी है, क्या वजह है, या तुम्हें क्या काम है। लेकिन उसने तो मुझसे एक शब्द भी नहीं कहा और सिर्फ अपना सर हाँ में हिला दिया। मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आया। मैंने सोचा कि क्यों मैं इस पत्थर दिल लड़की से अपना सर टकरा रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि ये किसी भी सूरत में मेरे जाल में फंसेगी। अगले दिन मैंने जानबूझकर छुट्टी कर ली, क्योंकि मैं मैडम से छुट्टी की बात कर चुका था। अब मेरे पास छुट्टी करने के अलावा कोई और चारा नहीं था। मैंने सोचा, अगर छुट्टी करके अगले दिन जाऊंगा तो वो मुझसे ज़रूर पूछेगी, कल तुम्हें क्या काम था। लेकिन उसके पूछने से पहले ही उसके पिता ने मुझसे पूछ लिया कि कल तुम कहाँ गायब थे, आए क्यों नहीं थे। मैंने कहा, साहब जी, आप कल घर पर नहीं थे। मैंने मैडम साहिबा को बता दिया था कि मुझे कुछ ज़रूरी काम है, इसी वजह से मैं कल नहीं आ सकता। साहब ने कहा कि अच्छा ठीक है, मगर अगली बार छुट्टी लेनी हो तो मुझे ज़रूर बताकर जाना। मेरी बेटी से तुम्हें कुछ बात करने की ज़रूरत नहीं है, आगे से ये बात ध्यान रखना। मैं उनकी बात पर हैरान होकर सोचने लगा कि साहब अपनी बेटी से इस कदर नाराज़ क्यों रहते हैं। मैंने कभी भी उनको मैडम से प्यार से बात करते हुए नहीं देखा था। एक दिन घर के पुराने नौकर से मालूम हुआ कि वो साहब की बेटी नहीं है, बल्कि साहब के भाई की बेटी है। उसका नाम खुशबू है, लेकिन सब उसे रिया मैडम कहते हैं। वैसे तो वो किसी और देश में रहती है, मगर साल के कुछ महीने यहाँ गुजारती है। साहब को उनके काम से बहुत ज़्यादा नफ़रत है, मगर वो उसे कुछ कहते नहीं हैं। मैंने आज तक ध्यान से नहीं देखा था कि वो कहाँ जाती है और क्या काम करती है। मैं सिर्फ उसे उतार कर वापस गाड़ी लेकर आ जाता था। अगले दिन मैंने जिस ऑफिस के सामने उसे छोड़ा था, जब मैंने वहाँ का बोर्ड पढ़ा तो उसे पढ़कर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। वो तो कोई सेंटर था जो किन्नरों की देखभाल के लिए बनाया गया था। वो लड़की उसी सेंटर के अंदर चली गई। मैंने गाड़ी कुछ दूर के फासले पर खड़ी कर दी। कुछ देर बाद कुछ किन्नर वहाँ से बाहर निकले तो मैंने एक आदमी से पूछा कि यहाँ की मालकिन कौन है, तो उसने मुझे बताया कि रिया मैडम हैं। बहुत बड़े घराने से उनका ताल्लुक़ है, वो बहुत अमीर हैं और एक बहुत अच्छी लड़की है। वो यहाँ पर किन्नरों को पढ़ाने आती हैं। मैं उनसे बहुत इम्प्रेस हुआ। सोचा कि रिया मैडम कितनी अच्छी हैं, इन्हें किन्नरों का कितना ख्याल है। अब वो मुझे सच में बहुत अच्छी लगने लगी। मैंने धीरे धीरे उनसे बातचीत करनी शुरू कर दी। कुछ दिनों में ही वो भी मेरे साथ घुल मिल गईं। अब अक्सर हमारी बातचीत होती रहती थी। अब वो गाड़ी में बैठते ही अपने चेहरे से इस रुमाल को हटा लिया करती थी और पूरे रास्ते में हमारी बातें होती रहती थी। मुझे भी उनके चाचा की तरह उनका किन्नरों के लिए काम करना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मैं उनसे ये बात नहीं कह सकता था। अब मुझे लगने लगा था कि वो भी दिल ही दिल में मुझे पसंद करने लगी हैं। बहुत जल्द हमारी मुलाकातों की खबर साहब जी यानी रिया मैडम के चाचा की नज़रों में आ गई। एक दिन उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया और मुझसे कहने लगे, क्या तुम जानते हो रिया की असलियत क्या है? अगर तुम रिया की असलियत जान जाओगे तो उल्टे कदमों यहाँ से भाग जाओगे। उससे मिलना तो दूर, उसका चेहरा तक देखना पसंद नहीं करोगे। मैंने उनसे कहा कि ऐसी क्या सच्चाई है रिया मैडम की? मैं तो उनसे शादी करना चाहता हूँ। मालिक मेरी बात सुनकर मुझे अजीब नज़रों से देखने लगे और कहने लगे कि वो कोई लड़की नहीं है, बल्कि वो तो एक किन्नर है। वो ना कोई मर्द है और ना ही कोई औरत, बल्कि वो तीसरी जाति से ताल्लुक़ रखती है। तुम उससे कैसे शादी कर सकते हो?
ये सुनकर तो जैसे मेरे सर पर पूरा आसमान टूट पड़ा। मैं सोचने लगा कि मुझे रिया का उन लोगों से लगाव देखकर ही समझ जाना चाहिए था कि उसकी सच्चाई क्या है। जब भी वो उन लोगों के साथ होती थी तो यही लगता था कि वो भी इन्हीं लोगों का एक हिस्सा है, मगर मैंने कभी उस पर शक करने का सोचा भी नहीं था। इस आदमी ने मुझसे सच ही कहा था। मैं रिया की सच्चाई सुनकर उल्टे कदमों वहां से भाग गया। रिया से हर तरीके का रिश्ता नाता मैंने ख़त्म कर लिया था। अब मेरा उसके साथ कोई कांटेक्ट नहीं रहा था, क्योंकि उसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया था। उसकी सच्चाई जानने के बाद मैं उसकी शक्ल तक देखना नहीं चाहता था। मैंने वो नौकरी भी छोड़ दी थी, लेकिन वो नौकरी छोड़कर मैंने जगह जगह की ठोकरें खाईं। बहुत कठिनाइयों के बाद मेरी किस्मत मुझ पर मेहरबान हुई और मैं कनाडा चला आया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि यहाँ आने के बाद मेरी किस्मत में क्या लिखा है। अपनी शादी के लिए हाँ करते हुए मेरे दिमाग में दूर दूर तक भी रिया का ख्याल नहीं आया था, मगर जो सोचा नहीं था वो हो गया। इस समय मेरी दुल्हन के रूप में कोई और नहीं बल्कि रिया ही मेरे सामने मेरी दुल्हन बनकर बैठी थी। जितना हैरान मैं उसे देखकर हुआ था, उतना ही वो भी मुझे देखकर हैरान हो गई थी। मैंने अपना सर दोनों हाथों से थाम लिया। मैं तो ये सोच सोच कर पागल हो रहा था कि मैंने एक किन्नर से शादी कर ली है। मुझे तो चक्कर आने लगे थे, लेकिन अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैं मैडम से पैसे ले चुका था और अपने घर पर भी भेज चुका था, और उन्हीं पैसों से मेरी बहनों की शादी की तैयारियां भी चल रही थीं। अगर मैंने मैडम से पैसा नहीं लिया होता तो मैं इसी समय वहां से भाग जाता। मेरी मजबूरी और मेरे लालच ने मुझे आज कहां से कहां लाकर खड़ा कर दिया था कि मैंने एक किन्नर से शादी कर ली थी और अब एक किन्नर मेरी पत्नी के रूप में मेरे सामने बैठी थी। मैंने गुस्से में आकर उसे अपने कमरे से निकाल दिया। वो कुछ नहीं बोली और खड़ी हो गई और अपनी माँ के पास चली गई। जैसे ही वो कमरे से बाहर गई, मैंने उसी समय अंदर से दरवाज़ा लॉक कर लिया। मैं उसको अपने कमरे में 1 मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। पूरी रात मेरी जागते हुए गुजरी। जैसे ही सुबह हुई तो मेरी सास मेरे पास आई और मुझे धमकी देकर बोली, चुपचाप मेरी बेटी को अपना लो और फंक्शन के लिए तैयार हो जाओ, वरना तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। तुम्हें अपनी बाकी की सारी ज़िंदगी वहीं काटनी पड़ेगी। सोचो तुम्हारे परिवार वालों का क्या होगा। अब मैं मजबूर होकर अपने परिवार वालों की खातिर उठकर खड़ा हुआ और फंक्शन के लिए तैयार हो गया, क्योंकि मैं जानता था कि इस औरत की पहुंच बहुत दूर तक है। वो मेरे साथ कुछ भी कर सकती थी और मैं यहाँ किसी को जानता भी नहीं था। जब मैं बाहर गया और मैंने रिया को तैयार देखा तो वो कहीं से भी किन्नर नहीं लग रही थी। उसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि वो लड़की नहीं बल्कि एक किन्नर है। मैं बहुत उलझकर रह गया था। फंक्शन ख़त्म होने के बाद रात को मैं कमरे से बाहर निकलकर लॉन में आ गया। तब मेरी सास मेरे पास आई और प्यार से मुझसे कहने लगी, तुम यहाँ बाहर क्यों खड़े हो? मैंने उनसे बहुत गुस्से में कहा कि आपने मुझे धोखा दिया है। आपने मुझसे कहा था कि मेरी शादी आपकी बेटी से होगी, यानी एक लड़की से, लेकिन आपने मुझे धोखा दिया और मेरी शादी एक किन्नर से करवा दी। आपने मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाया। वो कहने लगी, तुम्हें किसी ने गलत खबर दी है। मेरी बेटी किन्नर नहीं है, बल्कि सच्चाई कुछ और ही है जो तुम नहीं जानते। मैंने गुस्से में कहा कि मुझे कोई सच्चाई नहीं सुननी, बस आप मेरी जान छोड़ दें। इससे पहले मेरी सास मुझसे कुछ कहती, रिया कमरे से निकल कर आई और बोली, ठीक है, 2 महीने बाद तुम मुझे डिवोर्स देकर वापस हिंदुस्तान जा सकते हो, और मेरी माँ ने तुम्हें जितने भी पैसे दिए हैं वो भी तुमसे वापस नहीं लिए जाएंगे, लेकिन मेरी एक और शर्त है। मैं रिया की ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो गया कि चलो 2 महीने बाद ही सही, मेरी जान तो छूट जाएगी। इस 2 महीने के लिए उसकी शर्त ये थी कि दूसरे लोगों के सामने मुझे उसका एक अच्छा पति बनने का नाटक करना होगा, क्योंकि अभी हमारी शादी हुई थी और अब हमें रोज़ दावतों पर जाना पड़ रहा था। मैं बहुत हैरान होता और सोचता रहता था कि यहाँ कनाडा में क्या कोई भी रिया की असलियत नहीं जानता कि वो क्या है। इन 2 महीनों के अंदर मैंने उस पर पूरी नज़र रखी, लेकिन मुझे कोई भी ऐसी वैसी बात पता नहीं चली। दिन के समय मुझे हर वक्त उसके साथ रहना पड़ता था,
लेकिन रात होते ही मैं दूसरे कमरे में चला जाता और वो अपने कमरे में जाकर सो जाती। ऐसे ही करते करते 2 महीने पूरे हो गए। मैंने डिवोर्स के पेपर तैयार करवा लिए थे। मेरी सास मुझसे कहने लगी कि तुम एक बार फिर से सोच लो, अभी भी समय है। तुम सच्चाई नहीं जानते हो, वरना ऐसा न हो कि जब तुम्हें सच मालूम हो तो तुम्हारे पास पछताने के अलावा और कोई चारा न बचे और तुम हाथ मलते रह जाओ और अपने किए पर जिंदगी भर पछताते रहो। मैं समझ गया था कि वो मुझे रोकने के लिए ऐसे हथकंडे इस्तेमाल कर रही हैं। वो मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करके अपनी बेटी के साथ ही रखना चाहती हैं। लेकिन मैं हिंदुस्तान वापस जाने का फ़ैसला कर चुका था। मैं उसे डिवोर्स देकर वापस आ गया। अब यहाँ आकर मुझे एक नए सिरे से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करनी थी। यहाँ मेरे पास कोई नौकरी भी नहीं थी, इसीलिए मैंने मेहनत करनी शुरू कर दी। जो मेरे दिल में सपने थे वो सब ख़त्म हो गए थे। 3 साल की कड़ी मेहनत करने के बाद मैं एक छोटा सा बिजनेस खड़ा करने में कामयाब हो गया था। इसी काम के सिलसिले में एक बड़े ब्रांड के ऑफिस में मीटिंग करने मुझे अपने दोस्त की कंपनी में जाना पड़ा। तो वहाँ उस ऑफिस में मैं रिया को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान रह गया और ये जानकर तो मैं दंग ही रह गया कि अब वो मेरे दोस्त की पत्नी है। मैंने अपने दोस्त को सबके सामने खींचकर कहा कि ये तुमने क्या किया, तुमने किससे शादी कर ली। मेरा दोस्त मेरा हाथ पकड़कर मुझे उसी समय दूसरे कमरे में ले गया और मुझसे कहने लगा कि यहाँ ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा, क्या तुम जानते हो कि तुमने किससे शादी की है? वो कहने लगा, हाँ मैं जानता हूँ और मैं वो सब भी जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। मैं कहने लगा कि तुम पागल हो गए हो। मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि मैं कोई पागल नहीं हूँ, बल्कि मैं रिया की पूरी सच्चाई जानता हूँ। रिया एक किन्नर नहीं है, बल्कि वो एक बहुत अच्छी लड़की है। जब वो पैदा हुई थी तो डॉक्टर को ऐसा लगा था कि वो किन्नर है, मगर 15 साल की उम्र में कुछ बीमारी के रहते हुए उसका एक ऑपरेशन हुआ, तब वो एक लड़की बन गई। लेकिन उसके ख़ानदान वालों ने इस बात पर यकीन नहीं किया और रिया के पड़ोसियों और ख़ानदान वालों ने कहना शुरू कर दिया कि वो एक किन्नर है। लोगों की बातों से तंग आकर रिया के माता पिता उसे कनाडा लेकर शिफ्ट हो गए। अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद रिया ने किन्नरों के लिए कुछ करने का सोचा, क्योंकि उस पर सिर्फ किन्नर होने का इल्ज़ाम ही लगा था। वो किन्नर नहीं थी, फिर भी लोगों और उसके अपने ख़ानदान वालों ने ही उसकी ज़िंदगी जहन्नम बना दी थी। उसके अपने ही उसे ताना देते थे। अब वो सोचने लगी थी कि जो लोग सच में मुझ जैसे हैं, यानी किन्नर हैं, तो उन लोगों के लिए जीना कितना मुश्किल होता होगा। इसलिए वो साल के कुछ महीने हिंदुस्तान में रहने के लिए आती थी और उसने एक सेंटर खोल लिया था। उसके इस काम की वजह से उसके रिश्तेदारों का शक और ज़्यादा बढ़ गया था कि वो लड़की नहीं बल्कि एक किन्नर ही है। इसी बीच रिया की मुलाकात तुमसे हुई। तुम उसे अच्छे लगने लगे और वो बहुत जल्द ही तुमसे मोहब्बत करने लगी। लेकिन तुम भी और लोगों की तरह ही निकले और उसके चाचा की बातों में आकर उसे छोड़कर भाग गए। तुम्हारे जाने के बाद रिया बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई थी। जब उसकी माँ को तुम्हारे बारे में पता चला तो उसने तुम्हें कनाडा बुलवाया। तुम्हारे जाने के सारे इंतज़ाम भी उन्होंने ही किए थे। वो किसी भी हाल में अपनी बेटी का दिल और घर बसाना चाहती थी, इसीलिए तुम्हें मजबूर करके और तुम्हें पैसों का लालच देकर तुम्हारी शादी उन्होंने रिया से करवा दी। वो सोच रही थी कि शादी की रात तुम्हारी सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी और तुम्हें सच्चाई पता चल जाएगी कि रिया एक किन्नर नहीं बल्कि एक लड़की है। लेकिन तुम तो इतने पत्थर दिल निकले कि तुमने रिया की बात सुनना गवारा नहीं किया कि उसे अपने कमरे से निकाल दिया। तुम रिया को वही समझ रहे थे जो तुम्हें लोगों ने बताया था। अगर तुम एक बार भी उससे बात कर लेते तो तुम्हें सच्चाई पता चल जाती, मगर तुम उसे डिवोर्स देकर यहाँ वापस आ गए। तुम्हारे जाने के बाद एक बार फिर से ये बहुत ज़्यादा टूट गई थी। उस समय मैंने उसे सहारा दिया और इसकी सारी सच्चाई जानने के बाद मैंने उसे शादी के लिए प्रपोज़ किया। अब हम वहाँ से हमेशा के लिए हिंदुस्तान आ गए। ये सारी बातें मुझे खुद रिया ने अपने मुंह से बताई थी, ताकि कल को मैं उसे तुम्हारी तरह छोड़कर न चला जाऊं। ये सब बातें सुनकर मैं तो ऐसा हो गया था जैसे मेरे जिस्म में जान ही न हो। ये मैंने क्या कर दिया था? मैंने अपने हाथों से ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी थी।
मेरा दोस्त 6 सालों से विदेश में धक्के खा रहा था, लेकिन उसे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली थी और अब रिया से शादी करने के बाद वो आज इतनी बड़ी कंपनी का मालिक बन बैठा था। मेरा दोस्त मुझसे कहने लगा कि किस्मत ने बार बार तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दी, मगर तुमने लोगों की बातों में आकर हर बार उसे धुतकार दिया। तुम बहुत बदकिस्मत हो कि रिया जैसी लड़की को तुमने छोड़ दिया। सारी बात पूरी होने के बाद मैं बहुत दुख के साथ इस ऑफिस से बाहर निकलकर आ गया। इन सब में सारा कसूर मेरा अपना था, सारी गलती मेरे अकेले की ही थी। काश मैं उस समय रिया की बात सुन लेता तो आज रिया मेरी पत्नी होती। मैंने तो उसके साथ बहुत गलत किया था, इसीलिए शायद भगवान ने उसे मुझसे दूर करके उसे एक अच्छे जीवन साथी के साथ दे दिया था। अब मेरे पास पछतावे के अलावा और कुछ भी नहीं था। काश सारी जिंदगी मेरे साथ ही रहना था, क्योंकि मेरे जैसे बेवकूफ़ की सज़ा यही होती है कि वो काश के सहारे ही अपनी ज़िंदगी गुजार ले। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।